हेलो गाइस, वेलकम टू द सी ए कंसल्ट लर्निंग क्लासेस। सो आज आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। सो लेट्स बिगिन लेक्चर नंबर 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016। देखिए, अपने लेक्चर नंबर 4 में हमने अपनी सीआईआरपी की जो स्टोरी थी वो एंड कर दी थी और हम लिक्विडेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन आज अपने लेक्चर नंबर 5 में ही मैं आपको सीआईआरपी से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे कि अपना सेक्शन नंबर 29A। सेक्शन नंबर 29A किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो बात करता है हमारा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स थे उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन होता है, उस डेट को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। उसी दिन हमारा अंडर सेक्शन 14 में मोरेटोरियम अप्लाई हो जाता है। जैसे ही हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, आईआरपी अपॉइंट होता है। आईआरपी अपॉइंट होता है तो अंडर सेक्शन 15 में 3 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद वो पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखेगा, 14 दिन के अंदर अंदर क्लेम मंगवाएगा। क्लेम मंगवाने के अंदर 7 दिन के अंदर उनको वेरीफाई करता है। 2 दिन के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाएगा। वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जैसे ही बन जाती है, वो 7 दिन के अंदर अपनी पहली मीटिंग करेगी। और याद रखना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग के लिए एक एक्सटर्नल लिमिट भी अप्लाई होती थी, जो कहती थी हमारे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। इस हिसाब से हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की जैसे फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें वो डिसाइड करते हैं जो हमारा आईआरपी है वही आरपी बनेगा, या फिर जो हमारा आईआरपी है उसको आरपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, नया आरपी प्रपोज करना है। ये सारी स्टोरी हमारी कंटिन्यू हो गई थी। फिर स्टोरी जैसी हमारी कंटिन्यू चल रही थी, तब हमने देखा था कि आईआरपी को ही आरपी बना दिया। आरपी बनाने के बाद वो अपना सीआईआरपी प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। सीआईआरपी प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। उस प्रोसेस में वो क्या करता है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। किसकी तरह मदद से आइडेंटिफाई करेगा, उनको न्यूज़पेपर में एक ऐड देगा। न्यूज़पेपर में ऐड देगा कि अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमको बताओ, कौन कौन हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान भेजना चाहता है। इस हिसाब से वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। वंस प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उनको वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजेगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजने के बाद जो जो लोग प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, वो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन जाएंगे। याद रखना, पहले प्रोस्पेक्टिव थे, अब वो जिन्होंने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया, अब वो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन जाएंगे। अब बात ये चल रही है, जो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे उनकी जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो हम किस चीज़ पर डिसाइड करेंगे। उनकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वही हमारा सेक्शन नंबर 29 में बात करता है। सेक्शन नंबर 29 ये बात करता है हमारा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होनी चाहिए वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये लोग नहीं होने चाहिए। ये लोग इनएलिजिबल हैं टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। देखो, सबसे पहले अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई भी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, कोर्ट के द्वारा किसी को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। खुद ही इंसॉल्वेंट है और दूसरी कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिमूव करना चाहता है, भाई नहीं कर सकते तुम। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विलफुल डिफॉल्टर करार कर देती है, जैसे हमारे नीरव मोदी थे। ऐसे लोग हमारे जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है वो नहीं बन सकते। जेट एयरवेज लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली गई, वो जेट एयरवेज हमारी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में चली गई। रिजोल्यूशन प्लान देने आए नीरव मोदी। सीधी बात है, नीरव मोदी को तो प्लान देने नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद ही हमारे बिल्कुल डिफॉल्टर है। खुद ही डिफॉल्टर आदमी है और कंपनी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। ऐसे व्यक्ति रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते जिनका जो बैंक अकाउंट है वो एनपी हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक ने करार कर दिया है। जैसे कि मिस्टर राम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहते हैं, लेकिन जो मिस्टर राम का बैंक अकाउंट है वो बैंक ने एनपीए डिसकंसीडर कर दिया है, देन मिस्टर राम हमारे जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है नहीं बन सकते। बट इसमें शर्त एक और है कि जो एनपीए अकाउंट है, जो अकाउंट तो मिस्टर राम का एनपीए हुआ है, उसको या तो 1 साल से ज़्यादा या इक्वल टू 1 ईयर होना चाहिए। कम से कम 1 साल तक वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए होना चाहिए, तभी हम राम को डिस्क्वालीफाई करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कि कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला इंसान है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का, किसी भी कॉर्पोरेट डेटा या फिर कंपनी का, कोई भी कंपनी है उसका प्रमोटर या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल
बंदा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है जिस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है, कोई और कंपनी एयर इंडिया फॉर एग्जांपल एयर इंडिया आई, उसके प्रमोटर या मैनेजमेंट इन कंट्रोल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बनना चाहते हैं, बट जो एयर इंडिया का बैंक अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, एनपीए हो चुका है और उसको एनपीए हुए 1 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है। देन एयर इंडिया के जो प्रमोटर और डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट इन कंट्रोल है वो लोग भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। मतलब कोई भी कंपनी जिसके प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर उनकी मैनेजर भी इनएलिजिबल हो जाएंगे अगर उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है 1 साल या उससे ज़्यादा का। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर जो एनपीए है आप उस एनपीए को क्लियर करा दोगे देन यू बिकम एलिजिबल टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। तीसरा केस क्या आता है, तीसरा इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला ये प्रोविजन है ये हमारा फाइनेंशियल एंटिटीज बैंक वगैरह को अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर जैसे हमारी उसका जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है और जो हमारी एचडीएफसी बैंक है वो आके अपना रिजोल्यूशन प्लान देना चाहती है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहती है, और जो एचडीएफसी का बैंक अकाउंट का विद द एक्सिस बैंक के साथ वो एमपी हो चुका है, मतलब एचडीएफसी बैंक का खुद का अकाउंट भी एमपी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहिए, देन इस केस में एचडीएफसी बैंक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो फाइनेंशियल एंटिटीज को अप्लाई नहीं होता, बेसिकली बैंक को अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी रिलेटेड पर्सन है देन उसको ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी किसकी, कॉर्पोरेट डेटर की। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है और एचडीएफसी बैंक चाहती है कि वो अपना अब रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहती है, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है वो रिलेटेड पार्टी है ऑफ द जेट एयरवेज की, अगर वो रिलेटेड पार्टी होती है देन द एचडीएफसी बैंक इज आल्सो इनएलिजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर जो जेट एयरवेज है लेकिन जो जेट एयरवेज है जो वो अब इस एग्जांपल में वो एक और बार रिपीट करता हूँ। हुआ क्या कि जो जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा था और एचडीएफसी बैंक आई, उसका जो एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था विद द एक्सिस बैंक वो भी एनपी हो चुका था, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है वो उस केस में एलिजिबल नहीं होगी टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बिकॉज वो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगी। लेकिन इसी केस को अगर हम कंसीडर करते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो अकाउंट है वो एनपी हो चुका है विद द एक्सिस बैंक, बट एचडीएफसी बैंक वो है रिलेटेड पार्टी है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, यानी कि जेट एयरवेज की अगर वो रिलेटेड पार्टी होगी देन ये एचडीएफसी बैंक इज आल्सो इनएलिजिबल टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। बट आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि हुआ ऐसा, जो एचडीएफसी बैंक था उसका जो अकाउंट एनपी हो गया था विद द एक्सिस बैंक, और जो एचडीएफसी बैंक थी रिलेटेड पार्टी थी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा यानी कि जेट एयरवेज की। ये जो रिलेटेड पार्टी बनी थी वो किस वजह से बनी थी, क्योंकि जो जेट एयरवेज ने एचडीएफसी बैंक से लोन ले रखा था वो लोन हमारा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली वही चीज हो रही है जैसा हमने उसमें देखा था अपने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाले प्रोविजन में कि हुआ क्या, एचडीएफसी बैंक थी वो रिलेटेड पार्टी बन गई क्योंकि उसका जो डेट था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, और ये सारे काम हुआ था हमारा इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट से पहले। मतलब आईसीडी डेट से पहले ही एचडीएफसी बैंक हमारी जेट एयरवेज की रिलेटेड पार्टी बन गई क्योंकि उसका डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। देन इस केस को भी हम एक्सेप्शन में कवर कर देंगे, तो हमारी जो एचडीएफसी बैंक है वो हमारी जेट एयरवेज की के लिए रिजोल्यूशन प्लान दे सकती है और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है। मतलब ऐसा समरी में आपको बताऊं, हुआ क्या, जो एच मतलब हमने बात करी थी एनपीए अकाउंट वाली। एनपीए अकाउंट वाली चीज अगर किसी व्यक्ति का या इंडिविजुअल का जो कि पार्टनर प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का और फिर कोई भी कंपनी का है जो जिसका अकाउंट हमारा एनपी हो चुका है देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। बट ये इसका भी एक एक्सेप्शन है, ये है फाइनेंशियल एंटिटीज का। अगर कोई भी फाइनेंशियल एंटिटीज बैंक वगैरह अगर रिजोल्यूशन प्लान देना चाहती हैं और उनका अकाउंट एनपी है देन वो दे सकती हैं, वो इनएलिजिबल नहीं होंगी। बट वही फाइनेंशियल एंटिटीज अगर वो रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर देन वो इनएलिजिबल हो जाएंगी। अगर वही रिलेटेड पार्टी वो रिलेटेड हो रही है बिकॉज क्योंकि उनका डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया वो, और जो कन्वर्जन का प्रोसेस हुआ है वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले हुआ है देन वो एलिजिबल हो जाएंगी। इस प्रोविजन का मतलब ये है। अब देखो 164 में हमारी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर की बात करी गई है। कोई भी बंदा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बिकम एज अ डायरेक्टर देन वो आल्सो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए भी 164 वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। अब क्या हुआ, कोई भी प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी, कोई भी एक ऐसी कंपनी का
या फिर कोई भी कंपनी का, यानी कि मतलब वो क्या रहा है कि प्रमोटर, डायरेक्टर या मैनेजमेंट इन कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, जैसे हमारे एग्जांपल में ना जेट एयरवेज का कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट इन कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट इन कंट्रोल है, वो भी रिजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकता, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता अगर कॉर्पोरेट डेटा में, जैसे जेट एयरवेज में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि प्रेफर्ड नेचर की है, या फिर अंडर वैल्यूड नेचर की है, फ्रॉडलेंट नेचर की है, या एग्जॉर्शनेट नेचर की है, मतलब कोई भी बेसिकली अगर 4 नेचर की ट्रांजैक्शन जेट एयरवेज में हुई हैं, तो फिर उसके प्रमोटर या मैनेजमेंट इन कंट्रोल भी हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। 4 तरह की ट्रांजैक्शन कौन से? प्रेफर्ड, अंडर वैल्यूड, फ्रॉडलेंट और एग्जॉर्शनेट। ये चारों ही जो ट्रांजैक्शन के नेचर हैं, इन पर सेपरेट सेक्शन बने हुए हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, जो कि इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। चारों ट्रांजैक्शन को ब्रीफली, अभी तो मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, अभी एलोबरेट वो अभी बहुत ही मतलब एलोबरेट मैनर में अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अब देखो, अगला केस क्या आता है। मिस्टर आर ने लोन दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को लोन दिया, और मिस्टर आर ने इस लोन का डिफॉल्ट कर दिया। उस लोन की जो गारंटी दे रखी थी मिस्टर जी ने दे रखी, जी फॉर गारंटर। मिस्टर आर ने मिस्टर एक्स को लोन दिया और उस लोन की गारंटी मिस्टर जी ने दे रखी थी। अब हुआ क्या, मिस्टर आर लोन का डिफॉल्ट कर गए। मिस्टर आर जैसे ही लोन का डिफॉल्ट करें, मिस्टर एक्स पहुंच गए मिस्टर जी के पास, जी फॉर गारंटर के पास पहुंच गया। अब जो इस केस में जो गारंटर है मिस्टर जी, उन्होंने भी डिफॉल्ट कर दिया। अब जैसे मिस्टर जी डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने, तो जो मिस्टर जी हैं वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू अप्लाई द फॉर द रिजोल्यूशन प्लान फॉर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इस जगह समझिए आप जेट एयरवेज है। मिस्टर आर ने जेट एयरवेज को लोन दिया और उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, उस लोन की गारंटी दे रखी थी मिस्टर जी ने। अब जो जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन प्लान बनेगा, उस रिजोल्यूशन प्लान में मिस्टर जी, जी फॉर गारंटर, वो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी गारंटी का डिफॉल्ट किया है। अगला केस क्या आता है, जो पर्सन एसबीआई ने प्रोहिबिट कर दिया है टू कंडक्ट द ट्रांजैक्शन इन द शेयर मार्केट, जो एसबीआई ने, वो सेबी ने कोई भी बंदा प्रोहिबिट कर दिया है शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हर्षद मेहता थे, उनको सेबी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया था टू परचेज द सिक्योरिटी इन द शेयर मार्केट, देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान। फिर कोई भी बंदा अगर कन्विक्ट हो गया है और कोई भी जेल गया है, वो बंदा कन्विक्ट होकर किसी भी ऑफेंस में अगर जेल जाता है फॉर द फॉर 2 years और मोर, अगर 2 साल या उससे ज़्यादा जेल जाता है फॉर द एक्ट, कुछ एक्ट हमारे आईबीसी कोड में प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, जो शेड्यूल 12 में है, आईबीसी कोड के शेड्यूल 12 में है। उस शेड्यूल 12 में कई सारे एक्ट स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे फेमा एक्ट, फेरा एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट हैं। अगर उन एक्टों में कोई भी बंदा 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल जाता है, देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। और जो शेड्यूल 12 में एक्ट स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं, उन एक्ट को छोड़ के बाकी अदर कोई भी एक्ट है उसमें अगर जेल जाता है 7 साल या उससे ज़्यादा, देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर वो जेल गया और रिलीज हुए उसको 2 साल हो गए हैं, देन वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब देखो, मैंने इसके लिए एक आपको ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है याद करने के लिए आपको, ये सारी इनएलिजिबिलिटी ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, सीआईडी, सीआईडी आप सभी ने देखा ही होगा। सीआईडी गई कहाँ पे, सीआईडी गई एट सेबी, सीआईडी सेबी के पास गई, किस लिए गई, क्योंकि 164 में उसने गारंटी दे रखी थी। अब हुआ क्या था, सेबी ने अपने हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सीआईडी अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी है, जैसे सीआईडी गई सेबी के पास अंडर सेक्शन 164 में, ये गारंटी देने के लिए कि जो हर्षद मेहता है उन्होंने फ्रॉड नहीं किया है। इस तरीके से मैंने आपके लिए ये ट्रिक तैयार करी है। मैं जा ट्रिक आप इस तरीके से याद कीजिए, सीआईडी एट सेबी किस लिए गई, क्योंकि 164 में गारंटी देने के लिए गई थी। अब देखो, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर मतलब कन्विक्ट। अगर कोई भी बंदा कन्विक्ट हुआ है 2 साल, जो एक्ट स्पेसिफाई है शेड्यूल 12 में ऑफ द आईबीसी कोड में, 2 साल या उससे ज़्यादा, या फिर कोई भी अदर एक्ट है उसमें 7 साल या उससे ज़्यादा। आई फॉर इंसॉल्वेंट, आई की बात करी हमने इंसॉल्वेंट की, कोई भी बंदा अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। डी फॉर डिफॉल्टर, किसी भी बंद कोई भी बंदा जो आरबीआई ने बिल्कुल डिफॉल्टर कंसीडर किया है, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ए फॉर अकाउंट जिसका एनपीए हो गया है, अकाउंट जिसका एनपीए हो गया है, फिर कोई भी प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसका अकाउंट एनपीए हो चुका है, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। और एनपीए होके 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये इसका भी एक्सेप्शन है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल एंटिटीज़ को अप्लाई नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल एंटिटी अगर रिलेटेड पार्टी तो अप्लाई हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल एंटिटी रिलेटेड पार्टी बनी है बिकॉज उनका डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, देन उनको अप्लाई नहीं होगा।
टी फॉर हमने बात की ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अगर कोई भी प्रमोटर डायरेक्टर है कॉर्पोरेट डेटर का, जैसे हमारा एग्जांपल है जेट एयरवेज, अगर जेट एयरवेज में कोई भी प्यूफ वाली ट्रांजैक्शन हुई है, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या एग्जॉर्शनेट ट्रांजैक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, देन उसके प्रमोटर डायरेक्टर भी एलिजिबल हो जाएंगे टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान। एज फॉर सेबी की हमने बात करी है, अगर कोई भी बंदा सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया है टू एंटर इनटू द शेयर मार्केट, देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। एंड 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशन वो अगर किसी बंदे को अट्रैक्ट हो रही है तो वो भी हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। अगर किसी ने अपनी गारंटी में डिफॉल्ट किया है देन वो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। अगर इन ये सारे डिफॉल्ट हुए हैं देन वो बंदा इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। और हमारे और क्या बताया है, और बताया गया है कि इन इन सारे लोगों से भी कोई भी कनेक्टेड पर्सन है देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। अब कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है? कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हमको बताइए। कोई भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है हमारा, कोई भी जैसे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है, उसका प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कोई भी जैसे रिजोल्यूशन है, जैसे हमारा जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है, उसमें हमारी एयर इंडिया आई एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के, तो हम जो एयर इंडिया है उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे भी ये सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि अगर वो सारे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं देन ओनली वो एयर इंडिया हमारी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है। बेसिकली ये सारे टेस्ट हम एयर इंडिया पे परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, प्लस में उसके प्रमोटर और डायरेक्टर पे भी करेंगे। दूसरा क्या आता है हमारा कनेक्टेड पर्सन में, फ्यूचर कॉर्पोरेट डायरेक्टर, प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मतलब क्या है, जो जैसे रिजोल्यूशन प्लान में हमारे जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान में एयर इंडिया ने बताया है कि हम जो जेट एयरवेज है उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे। अब जो मैनेजमेंट चेंज होगा, जो नया मैनेजमेंट आएगा, जो फ्यूचर प्रमोटर और डायरेक्टर होगा ऑफ द जेट एयरवेज आफ्टर द रिजोल्यूशन प्लान, उन लोगों की भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। अगर वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे देन ओनली हम उसको एयर इंडिया को रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने देंगे। बेसिकली मतलब क्या है, जो एयर इंडिया ने हमारा रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया उसमें जो भी फ्यूचर में जो हमारे कॉर्पोरेट डेटा है उसके प्रमोटर मैनेजमेंट बनेंगे, उनका भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तीसरा क्या आता है हमारा कनेक्टेड पर्सन में, इन दोनों लोगों का या तो कोई भी रिलेटेड पार्टी, इन दोनों लोगों की या तो कोई भी रिलेटेड पार्टी या फिर एसोसिएट, सब्सिडरी एंड होल्डिंग, इन सब का भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कनेक्टेड पर्सन में बेसिकली कौन कौन तीन लोग आए हमारे, जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसके प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजमेंट की एम्प्लॉइज, ये सारी चीज आएंगी। दूसरा जो कि हमारा कॉर्पोरेट डेटा है उसका फ्यूचर में कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला बंदा है उसके भी एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तीसरा जो ऊपर दोनों बंदे स्पेसिफाई किए गए इनकी या तो कोई भी रिलेटेड पार्टी या फिर एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग, इन सब पे भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बट एक एक्सेप्शन हमको दिया गया है कि जो हमारा एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग और रिलेटेड पार्टी के केस में, तीसरे केस में हमको एक एक्सेप्शन प्रोवाइड किया है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज उस लोन का डिफॉल्ट कर गया, एसबीआई रोती रोती एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी से एआरपी प्रोसेस बिगिन कर दिया। उस प्रोसेस में हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसने हमारा प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एडमिट इनवाइट किए। प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स में नाम आया मिस्टर राजा का। मिस्टर राजा चाहते हैं, मिस्टर राजा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहते हैं फिर जेट एयरवेज को। अब जो मिस्टर राजा हैं वो तो हो गए हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। मिस्टर राजा, जो मिस्टर राजा की अगर कोई भी कंपनी होगी तो उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को भी हम ये सारी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो मिस्टर राजा हैं इनकी वाइफ थी मिस्टर रानी, इनकी वाइफ मिस्टर रानी, जो कि हमारे अब इस तीसरे केस में फॉल कर रही है। मिस्टर राजा हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, इनकी रिलेटेड पार्टी मिस्टर रानी। मिस्टर रानी जैसे कि इनकी रिलेटेड पार्टी थी, इन्होंने मिस्टर रानी ने क्या किया, फेमा एक्ट में एक फ्रॉड कर दिया। ये गई थी लंदन, लंदन से लेकर आई ये कुछ भी अपना फॉरेन आइटम इंपोर्ट कर कर ले आई जो कि इलीगल था। इस जो इलीगल था उस केस में ये हमारी फेमा एक्ट में, जो फेमा एक्ट में ये दोषी ठहराई गई हैं। दोषी ठहराने के बाद इनको 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिस्टर राजा की वाइफ मिस्टर रानी थी, ये गई जापान, जापान से कुछ भी अपने लिए आइटम ले आई जो कि इलीगल था। इलीगल आइटम को ये फेमा एक्ट में पकड़ी गई, उसमें इनको 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो गई। सजा होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अब मिस्टर राजा एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं तो जेट एयरवेज का, क्योंकि अब जो मिस्टर राजा हैं उनकी वाइफ मिस्टर रानी एक हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती हैं, जो कि है कन्विक्ट हो गए जेल के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा। तो ये हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती हैं। क्या मिस्टर राजा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। यस, आंसर यस है। अब आंसर यस इसलिए है इसका, देखिए
इसका आंसर यस क्यों है कि मिस्टर राय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्यों बन सकते हैं, क्योंकि जो मिस्टर रानी है वो हमारी एक एक्सेप्शन में कवर्ड होती है, क्योंकि मिस्टर रानी जो हमारी उसकी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की रिलेटेड पार्टी थी। बट अगर रिलेटेड पार्टी हमारी दो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रही है, एक तो कन्विक्शन वाली और अंडर सेक्शन 64 में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, देन हम जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको अलाउ कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मिस्टर राजा की वाइफ मिस्टर रानी जो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रही है वो डिस्क्वालिफिकेशन है कन्विक्शन वाली, मतलब कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफेंस 2 साल या उससे ज़्यादा वाली जेल, या फिर 164 वाली डिस्क्वालिफिकेशन। केवल इन दो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने अलाउ किया है। देखिए, एक तो 164 वाली डिस्क्वालिफिकेशन है, कन्विक्शन वाली डिस्क्वालिफिकेशन हमने अलाउ किया है। रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी इनको हमने अलाउ किया। अगर ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, देन हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, वो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है। ठीक है, आगे आपको समझ में? कहने का मतलब है कनेक्टेड पर्सन में कौन कौन लोग आएंगे, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के प्रमोटर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाले व्यक्ति की हम ये टेस्ट चेक करेंगे। प्लस में जो कॉर्पोरेट डेटर है जो उसका फ्यूचर में मैनेजमेंट प्रमोटर बनेगा या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला आदमी बनेगा, उसका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक होगा। प्लस में इन लोगों की कोई भी रिलेटेड पार्टी है तो उसका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, देन जो हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। बट अगर जो हमारा एसोसिएट हो, जो हमारी रिलेटेड पार्टी है, वो दो ऑफेंस की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई है, तो कन्विक्शन की वजह से, एक 164 में डिस्क्वालीफाई होने की वजह से, देन हम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को अलाउ कर देंगे कि टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान, तुम सबमिट कर सकते हो और तुम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हो। सेक्शन 32A किस चीज़ के बारे में बात करता है? 32A बात करता है हमारा देखो क्या हुआ, जो हमारी जेट एयरवेज थी उसकी इंसॉल्वेंसी हुई। इंसॉल्वेंसी जैसे ही होती है उस डेट को, देखो 32A मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था सेक्शन नंबर 32A। 32A को समझने से पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो हुआ क्या था, हमारी जेट एयरवेज ने SBI से लोन ले रखा था, जिस लोन का उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये स्टोरी हमारी पहले से एज इट इज़ कंटिन्यू चलती आ रही है। अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन जिसमें जेट एयरवेज ने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रखा हो, या फिर कोई भी ऐसी कुछ भी कर रखा हो जिससे उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रखा हो या फिर उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हों, तो क्या रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद भी वो प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, क्योंकि इस दौरान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने तक तो हमारा मॉरिटोरियम अप्लाई होता है अंडर सेक्शन 14। तो इसलिए वो जो प्रोसीडिंग्स है वो उस पीरियड में तो कंटिन्यू होंगी। अब सवाल ये उठता है क्या इससे आगे मॉरिटोरियम खत्म हो गया, इससे आगे क्या वो कंटिन्यू होंगी, वेदर द प्रोसीडिंग्स या डिफॉल्ट विल कंटिन्यू? आंसर है आपका नो। इस केस में कंपनी को हमने दिया एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। हमने एक कंपनी को कॉर्पोरेटर को हमने एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी कि भैया जो तुम्हारी पहले की प्रोसीडिंग्स थी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जो भी चल रही थी, वो आफ्टर द रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल के बाद वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। क्योंकि अब देखिए, हमारा जो मेन मोटिव है रिजोल्यूशन प्लान को बनाने का वो है कि कंपनी को रिवाइव करना। अब भैया तुम कंपनी को रिवाइव करने के बाद भी उन्हीं पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हो, उन पुरानी प्रोसीडिंग्स को लेके बैठो, तो कंपनी अपना धंधा तो कर ही नहीं पाएगी। वो रिजोल्यूशन प्लान का मतलब ये क्या हुआ, कंपनी तो रिवाइव हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो पुरानी डिफॉल्ट है वो तो कंपनी को ले डूबेंगे। इसलिए हमने अंडर सेक्शन 32A में कंपनी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी, जो तुम्हारे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहली प्रोसीडिंग्स या डिफॉल्ट वगैरह या फिर कंपनी कोई भी पाप वगैरह कर रखे हैं, तो वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद कंटिन्यू नहीं होंगे। बट इसमें भी एक जो हमारी IBC है उसने एक शर्त रखी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने एक शर्त रखी कि जैसे ही तुम्हारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा, जो कॉर्पोरेट डेटा तुम्हारा रिवाइव होगा, तो अब जब कॉर्पोरेट डेटा रिवाइव होता है तो उसका जो भी नया मैनेजमेंट आएगा, जो नया मैनेजमेंट होगा वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से रिलेटेड का मतलब यह है कि उनमें जो कि पुराने प्रमोटर, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट इन कंट्रोल या फिर रिलेटेड पार्टी ऑफ सच पर्सन, कहने का मतलब ये है जो कि कॉर्पोरेट डेटा रिवाइव हुआ तो उसके जो मैनेजमेंट में
कोई भी पुराना आदमी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पुराना प्रमोटर होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला आदमी या फिर इन लोगों का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे रिजोल्यूशन प्लान यहाँ से अप्रूव हुआ तो जेट एयरवेज से यहाँ से आगे जो भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, उस जर्नी में जो भी मैनेजमेंट होंगे, मैनेजमेंट के लोगों में वो लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो यहाँ पे कभी प्रमोटर रह चुके या फिर मैनेजमेंट रह चुके थे या डायरेक्टर वगैरह रह चुके थे, और इन लोगों के रिलेटिव भी नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बताया उसने हमारा एक्सेप्शन में कि जैसे हमारा जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद अब उसमें बताया कि जो कॉर्पोरेट डेटर हमने रिवाइव करा है, उस कॉर्पोरेट डेटर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर रागा ऐसे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मिस्टर रागा कि जिसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा हमको डाउट है, रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन हमारे डिफॉल्ट में इन्वॉल्व था। जैसे कि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले कंपनी के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग में हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर ने हमारा मनी लॉन्ड्रिंग किया है, कंपनी के ऑफिसर ने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब जो हमारी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद जो भी नई कॉर्पोरेट डेटर में जो भी मैनेजमेंट है, वो ना ही कोई पुराना प्रमोटर मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कंडीशन डाल दी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, जैसे से मिस्टर रागा नहीं होना चाहिए जो कि जिस पे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसको डाउट है कि ये बंदा इस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो भी कोई पुरानी डिफॉल्ट या प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले, वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शन है। अगर ये दो चीज़ें ही, अगर इसकी भी दो एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, इसकी दो रिक्वायरमेंट है, इस केस को फुलफिल करने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। दो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नया मैनेजमेंट है उसमें कोई भी पुराना प्रमोटर मैनेजमेंट या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी अथॉरिटी इन्वेस्ट करती है उसको डाउट है कि ये बंदा हमारा इसमें फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। मतलब कोई भी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसको रीजन टू बिलीव नहीं होना चाहिए कि ये बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व था, इस डिफॉल्ट में इन्वॉल्व था। लेकिन अब देखिए, जैसे कंपनी को हमने कॉर्पोरेट डेटर को हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड करा दी कि जैसे यहाँ भी कोई भी डिफॉल्ट था आईसीडी से पहले, वो डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू नहीं होगा अगर ये दो कंडीशन प्रोवाइड होती हैं तो। अब लेकिन इसमें साफ साफ कह दिया आईबीसी कोड में, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है और जो तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी कंटिन्यू टू बी लायबल। मतलब जो यहाँ पे तुमने जो भी डिफॉल्ट किया है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले, जो भी डिफॉल्ट हुआ है हमारा, उस डिफॉल्ट के लिए जो हमारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे या फिर हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर था ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, वो कंटिन्यू टू बी लायबल रहेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जिन्होंने भी डिफॉल्ट किया था वो अब भी लायबल होंगे उस डिफॉल्ट के लिए। केवल हमारी कॉर्पोरेट डेटर को हमने रिलीफ प्रोवाइड किया कि कॉर्पोरेट डेटर तो हमारे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे, उनके अगेंस्ट कंटिन्यू प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। अब देखो, इसी में मैं आपको एक और केस समझाता हूँ। हुआ क्या था कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर था जेट एयरवेज, उसने अपना एयरक्राफ्ट था, उसका एक एयरक्राफ्ट था, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी, तब अब जैसे रिजोल्यूशन प्लान हमारा अप्रूव हुआ, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद क्या होता है, विल द प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू, जो प्रोसीडिंग्स एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट चल रही थी वो कंटिन्यू होंगी। अब वही चीज़ आ जाती है, दो कंडीशन होंगी सेटिस्फाई की, जो नया मैनेजमेंट है उसमें कोई भी पुराना प्रमोटर मैनेजमेंट इन कंट्रोल वाला आदमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी पर्सन है हमारा नया, जिसको भी हमारी जो असेट है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद बेचा गया है या फिर ओनरशिप वगैरह जिसको भी ट्रांसफर करी गई है, वो बंदा जो उस पर रीजन टू, जो वो बंदा तुम्हारे जो फ्रॉड था, जो प्रोसीडिंग्स था उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को उस पर रीजन टू बिलीव नहीं होना चाहिए कि ये बंदा उस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व था। और जिस भी बंदे ने जो एयरक्राफ्ट एक्वायर किया है वो गुड फेथ में एक्वायर किया होना चाहिए। मतलब दो केसेस बनते हैं, एक तो हमारा कोई भी वैसी प्रोसीडिंग चल रही है प्रॉपर्टी की, अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही है बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, देन वो प्रोसीडिंग्स आपकी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट नहीं चलेंगी, केवल दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जो जैसे कि हमारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, तो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद जैसे जो प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफर हुई किसी भी बंदे को, तो वो बंदा हमारा उस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो बंदा हमारा प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जो पहले कंपनी में इन्वॉल्व थे। प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से कंटिन्यू कर रहे थे। और दूसरा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसका रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है कि ये बंदा हमारे फ्रॉड या उसमें प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व था। अब देखो, अब ये हमारा एक पार्ट हो गया सीआईआरपी का। सीआईआरपी यहाँ तक मैं आपसे
कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक रेगुलर वीडियो देखें तो आपका CIRP बिल्कुल अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं देखो लिक्विडेशन की। देखो लिक्विडेशन की मैंने आपको 4 केसेस बताया कब कब लिक्विडेशन होगा। आप बिना देखे इमेजिन कीजिए लिक्विडेशन कब कब होगा। सबसे पहले हमारा जो CIRP का टाइम पीरियड था, उस CIRP के टाइम पीरियड में हमारा जो हमारा उसका CIRP का प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बेसिकली कहने का मतलब ये क्या है, हमारा जो टाइम लिमिट था वो 180 डेज प्लस 90 डेज का था। उस टाइम लिमिट में हम अपने जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने हमारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने से ही मना कर दिया। तीसरा केस क्या बनता है, जो हमारा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो 66% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स का कंसेंट लेके उनके एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास चला है कि भैया हमको तो अपना लिक्विडेशन करना है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव भी कर दिया एजुकेटिंग अथॉरिटी ने। अब जो हमारे और जो लोग हैं उनको और जो अदर लोग हैं कॉर्पोरेट डेटर के, उनको लगता है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं और एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि रिजोल्यूशन प्लान जो हमने बनाया था वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा उसका, तब भी वो उस केस में भी वो लिक्विडेशन कर सकती है। तो 4 केसेस बनते हैं हमारे लिक्विडेशन के। अब जैसे ही लिक्विडेशन होता है, जैसे हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करता है, उस डेट को हम कहते हैं लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। जैसे ही लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होती है, विद इन ए पीरियड 30 डेज हमारा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वो क्लेम्स इनवाइट करता है। जैसे हमने CIRP प्रोसेस में पढ़ा था कि 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, 14 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट, 14 दिन में वो क्लेम्स इनवाइट करेगा। लिक्विडेशन के प्रोसेस में 30 दिन में हमारे क्लेम्स इनवाइट करेगा। 30 दिन के क्लेम्स इनवाइट करने के बाद जैसे कोई बंदा 10 लाख का किसी ने क्लेम्स इनवाइट 10 लाख का किसी ने क्लेम डिपॉजिट किया तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अब वो चाहता है भैया उसको बाय मिस्टेक उसने 10 लाख का क्लेम जमा कर दिया जबकि उसका एक्चुअल क्लेम था 20 लाख रुपए का, तो अब वो अपने क्लेम को रिवाइज भी करा सकता है। वो अपने क्लेम को रिवाइज करा सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर जिस दिन उसने अपना क्लेम सबमिट किया है उस दिन से 14 दिन तक वो अपने क्लेम को रिवाइज भी करा सकता है। फिर जैसे ही लिक्विडेटर के पास हमारे क्लेम्स आ जाते हैं, वो 30 दिन के अंदर समय लेके उसको वेरीफाई करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा प्लस कोलेट करेगा। जैसे वेरीफाई कोलेट करेगा फिर वो या तो क्लेम्स को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है तो फिर दोनों ही केस में उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज हमारे क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मैंने आपका क्लेम इनवाइट एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। जैसे कि सपोज मिस्टर राम ने 20 लाख का क्लेम जमा किया था, 20 लाख का क्लेम जमा किया, 30 दिनों में हमारा जो लिक्विडेटर था ऑफिशियल लिक्विडेटर उसने वेरीफाई किया। 7 दिनों के अंदर अंदर उसको मिस्टर राम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने आपका क्लेम एक्सेप्ट किया या नहीं किया या फिर पार्शियली एक्सेप्ट किया। अब जैसे मिस्टर राम को जैसे इंटीमेशन मिला मिस्टर कि आपका क्लेम पार्शियली एक्सेप्ट हुआ है या फिर कुछ भी है और मिस्टर राम उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज वो हमारा अपील लेके जा सकते हैं किसके पास, टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भैया मेरा क्लेम उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। 2 केसेस में अपील जा सकती है, या तो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया या फिर आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अब बात आती है कि जब आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो आप क्यों जा रहे हो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। उसमें भी 2 केस बनते हैं कि एक तो आपने 20 लाख का क्लेम जमा किया लेकिन आपका हमने 15 लाख का ही क्लेम अप्रूव किया ऑफिशियल लिक्विडेटर ने, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कम अमाउंट का क्लेम अप्रूव किया गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और दूसरे व्यक्ति का कोई भी क्लेम था, जैसे कि मिस्टर राम ने देखा कि जो हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो मिस्टर श्याम का क्लेम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में मिस्टर श्याम ने तो कोई भी डेप्ट कंपनी को कॉर्पोरेटर को दिया ही नहीं है। इस केस में भी मिस्टर राम हमारी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके कह सकते हैं कि भैया मिस्टर श्याम को कोई भी क्लेम नहीं है जबकि हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर खामखा इनके क्लेम को ले रहे हैं। ये भी केस बनता है। तो कहने का मतलब ये है 14 दिन के अंदर अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। अब देखो अब तक क्या हुआ, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हुई, 30 दिन के अंदर उसने ऑफिशियल लिक्विडेटर ने हमारे क्लेम से मंगाए। क्लेम से मंगाने के अंदर 14 दिनों का टाइम दिया क्रेडिटर्स को, तुम अपने क्लेम्स को रिवाइज कर सकते हो। फिर 30 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, आप जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसने क्लेम्स को वेरीफाई किया, कोलेट किया और कोलेट करने के बाद जैसे ही उसने एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया 7 दिनों के अंदर अंदर क्रेडिटर्स को बताया। क्रेडिटर्स अगर खुश नहीं है तो वो पहुंच जाते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील लेके विद इन पीरियड 14 डेज। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या है। इसके आगे की कहानी है, देखो हमारा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसने क्लेम्स मंगा लिए। अब वो बनाएगा कि लिक्विडेशन स्टेट असेट, जैसा कि मैंने आपको बताया लिया बनाएगा वो लिक्विडेशन स्टेट असेट। लिक्विडेशन स्टेट असेट क्या होता है हमारा, द पूल ऑफ असेट होता है, तो कॉर्पोरेट डेटर की जितनी भी असेट होंगी उनका पूल होगा। बेसिकली एक चिट्ठा होगा जिसमें कॉर्पोरेट डेटर की सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जो भी होगी उसकी कॉर्पोरेट डेटर की कैश वगैरह वो लिखेगा वो।
जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है। अब देखो क्या होता है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है उस लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या करता है, जैसे कि जो अदर देन कैश की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, उनको बेचता जाएगा, उनकी अमाउंट को दर से खत्म कर जाएगा और कैश में उनको ऐड करता जाएगा। बेसिकली जो लिक्विडेशन स्टेट असेट है उसमें कैश को इंक्रीज करता जाएगा, असेट्स को सोल्ड करते जाते। अब देखो, अब बात आती है हमारी जो लिया है इसमें कौन कौन सी एसेट इंक्लूड होंगी। कॉर्पोरेट डेटर की वो वाली एसेट इंक्लूड होंगी जो कि कॉर्पोरेट डेटर उनको ओन करता है बट उनका पोजीशन उसके पास नहीं है। अब देखिए आप लॉजिकली भी सोचिए, मैं आपसे क्वेश्चन की तरह पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी एसेट थी, जैसे फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज का एक एयरक्राफ्ट था जिसकी ओनरशिप जेट एयरवेज की थी, लेकिन उसने भाड़े पे दे रखा था हमारा एयर इंडिया को। अब हम लिक्विडेशन स्टेट असेट में उसको इंक्लूड करें या नहीं करें, सीधी सी बात है भैया, ओनरशिप तो जेट एयरवेज के, इसलिए लिया में इंक्लूड किया जाएगा। अब ऐसे ही आप समझिए एयर इंडिया ने कोई भी अपना एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज को भाड़े पे दे रखा था, पोजीशन हमारा जेट एयरवेज के पास था, लेकिन ओनरशिप तो एयर इंडिया की थी, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और फिर जो हमारी कॉर्पोरेट डेटर की है उसकी सारी टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, जैसे कि आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। अब देखो एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज उस लोन का डिफॉल्ट कर गया। अब जो लोन का डिफॉल्ट कर गया वो सिक्योर्ड था अगेंस्ट हमारा एयरक्राफ्ट। एसबीआई ने जो लोन दे रखा था वो एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट सिक्योर करवा रखा था। अब एसबीआई के पास दो कंडीशन बनती हैं। अब देखो, या तो एसबीआई के है जो जो एयरक्राफ्ट की वैल्यू थी अगर 90 करोड़ होगी और एक 150 करोड़ होगी, एग्जाम्पल है ये हमारा, अगर 90 करोड़ होगी तो एसबीआई सीधी सी बात है कि उस एयरक्राफ्ट को बेच के अपने पैसे रियलाइज नहीं करवाएगा, क्योंकि जो उसने लोन दिया था वो 100 करोड़ का था और एसेट की वैल्यू 90 करोड़ ही रह गई, इसलिए वो जाएगा हमारा सीआईआरपी के प्रोसेस में। अगर उसकी वैल्यू 150 करोड़ है तो वो सीआईआरपी के प्रोसेस में झंझट में पड़ेगा ही नहीं, वो अपनी एयरक्राफ्ट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अगर 150 करोड़ वैल्यू है तो सीधी बात है सेल करेगा एयरक्राफ्ट को, अपने वैल्यू को रियलाइज कर देगा। अब 90 करोड़ वैल्यू कम रहेगी टू द लोन, तो एसबीआई सीधी सी बात है अपना राइट को रिलिंग्विश करेगा, मतलब जो असेट उसने सिक्योर करा रखी थी उस अपने राइट को रिलिंग्विश करके छोड़ देगा उस राइट को और सीआईआरपी के प्रोसेस में घुस जाएगा। जैसे ही सीआईआरपी का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, हमने पढ़ा था, मोरो टू रियन अप्लाई हो जाएगा तो एसबीआई अपने राइट को वैसे भी इन्फोर्स नहीं करा पाएगा। अब बताइए मेरे को आप, जो एसबीआई ने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया, अपना राइट अपना छोड़ दिया जो एयरक्राफ्ट पे अब उसका राइट था, क्या अब उस एयरक्राफ्ट को आप लिया में इंक्लूड करोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी करेंगे, इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे उस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि एसबीआई ने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया। अब वो एयरक्राफ्ट तो एक्चुअल में उसका जेट एयरवेज का ही है ना, इसलिए हम उसको लिया में इंक्लूड कर देंगे। अगर दूसरा केस में एसबीआई उस एयरक्राफ्ट को सोल्ड कर देता देन हम उसको लिया में इंक्लूड नहीं करते। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर अपने राइट को रिलिंग्विश कर देता है तब भी हम उसको लिया में इंक्लूड करेंगे। अब देखो लिया में इंक्लूड, अब एक चीज बताओ, कोई भी पीएफ का अमाउंट है या फिर हमारा म्यूचुअल फंड का अमाउंट है जो कंपनी को एम्प्लॉयज के बिहाफ में कहीं भी किसी भी अथॉरिटी को जमा करना है, जैसे पीएफ का अमाउंट ईपीएफ को जमा करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला जो अमाउंट है वो कोई भी रेलिवेंट अथॉरिटी को जमा करना है, कॉर्पोरेट डेटा जेट एयरवेज को, क्या हम उसको लिया में इंक्लूड करेंगे? ये नहीं करेंगे जी लिया में इंक्लूड, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास एक तरीके से रखा हुआ है, बट वो पैसा किसका है? वो पैसा है एम्प्लॉयज का। इसलिए लॉजिकली सोचना है लिया में कौन क्या क्या इंक्लूड किया जाए। लिया में केवल वो चीजें इंक्लूड की जाएंगी जो जेट एयरवेज की असेट्स है, एक्चुअल में जेट एयरवेज उनको ओन करता है। ओके, देखो अब क्या हुआ, जेट एयरवेज ने, एक केस ये बनता है, जेट एयरवेज ने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करने के लिए उसने अब गिरोह के साथ अपना अकाउंट खुलवाया। बेसिकली होता क्या है, जितने भी कॉर्पोरेट लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं अपने अकाउंट खुलवाते हैं, तो इनके पास एक फैसिलिटी होती है, वो कम पैसा जमा करके ज़्यादा का ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही जेट एयरवेज ने 10 लाख रुपए दिए गिरोह को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए। जैसे ही कि इसने 10 लाख रुपए दिए, जेट एयरवेज ने 1 करोड़ का उससे ट्रेड कर लिया, 1 करोड़ के शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए जेट एयरवेज ने। अब जेट एयरवेज ने 1 करोड़ के शेयर्स तो परचेज कर लिए, अब जेट एयरवेज को उस पर 10 लाख का लॉस हो गया। अब मेरे को ये बताइए, अब जो 10 लाख रुपए उसने अपने गिरोह के अकाउंट में जमा करा रखे हैं, क्या हम उसको लिया में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो 10 लाख रुपए हैं भैया, 10 लाख का तो लॉस उठा के बैठा है, तो वो 10 लाख रुपए उससे सेट ऑफ हो जाएंगे। बेसिकली मतलब ये लिया में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू नेटिंग हो। अब जो 10 लाख रुपए हैं वो हमारा नेट ऑफ हो गया टू द लॉस अमाउंट से। अरे यहाँ पे 10 लाख की जगह 7 लाख का लॉस होता तो बैलेंस 3 लाख को हम लिया में इंक्लूड करते। हमारा सेक्शन 43 से लेके 44 तक की बात करते हैं हम। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो इनएलिजिबल हो जाएगा अगर हमारा जो कॉर्पोरेट डेटर है वो 4 तरीके की ट्रांजेक्शन करता है। PUEF वाली जो ट्रांजेक्शन है, प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यू, फ्रॉडलेंट,
PUFE फ्रॉडलेंट, F फॉर फ्रॉडलेंट, E फॉर एग्जॉस्टनेट वाली ट्रांजेक्शन करता है। ये 4 तरीके की अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो जो कॉर्पोरेट डेटा के प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाले लोग हैं वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने से इनएलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। देखो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को समझने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है। जेट एयरवेज ने लोन लिया था मिस्टर राजा से, जो कि हमारा अनसिक्योर्ड था। 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन लिया। देखो जेट एयरवेज के जो चेयरमैन थे वो नरेश गोयल जी थे, और नरेश गोयल जी के रिलेटिव थे हमारे मिस्टर राजा, मतलब बेसिकली मिस्टर राजा थे वो नरेश गोयल जी से रिलेट करते थे या फिर उनके कोई जान पहचानने वाले थे। अब जैसे कि जेट एयरवेज हमारा इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाएगा तो नरेश गोयल जी को ऐसा तो है नहीं है कि आज ही पता चला कि जेट एयरवेज तो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जा रहा है। नरेश गोयल जी को तो पहले से काफी दिनों पहले से ही अंदाजा लग चुका होगा कि हमारी जो जेट एयरवेज कंपनी है उसका रेवेन्यू इतना हो नहीं रहा है, एक्सपेंसेस उसके ज़्यादा है, इसलिए लिक्विडेशन की स्टेज में जाएगा। इसलिए अब जो नरेश गोयल जी हैं वो क्या करते हैं, चुपके से मिस्टर राजा को एक एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही जेट एयरवेज अगर उसमें CIRP के प्रोसेस में चला गया था अंडर सेक्शन 14 में मॉनिटोरियम लग जाएगा, तब वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, CIRP प्रोसेस बिगिन होने से पहले ही जो हमारे मिस्टर राजा हैं इनको एक एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो मिस्टर राजा ने जो 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया है उनका उससे नुकसान ना हो। अब देखिए आप, क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, क्या ये एक्चुअल में ट्रांजेक्शन वैलिड है विद द व्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटर? बिल्कुल नहीं। देखिए ये ट्रांजेक्शन जो नरेश गोयल जी ने करी है ये अब केवल अपने अपने प्रेफरेंस के लिए करी कि मिस्टर राजा हैं जो उनको लॉस उठाना ना पड़े। अब ऐसी ऐसी ही कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सेक्शन 43 और 44 बनाया है। उसमें ICD इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 43 एंड 44 डाले हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई 1 जनवरी 2014, लेकिन नरेश गोयल जी जैसे बहुत चालाक थे, उन्होंने सोचा कि जैसे ही हमारा ICD कमेंस होगा 14 में अंडर सेक्शन 14 मॉनिटरिंग लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम एक काम करते हैं कि 20 मई 2023 को ही उनको, जैसे पहले से ही अंदाजा था, 20 मई 2023 को ही उन्होंने एक सिक्योरिटी मिस्टर राजा के फेवर में ट्रांसफर कर दी थी, जो कि एयरक्राफ्ट था। अब देखो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे ये इसमें प्रेफरेंस दे रहे हैं मिस्टर राजा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उससे तो मिस्टर राजा का फायदा क्या होगा, उनको प्रेफरेंस क्या मिलेगा? अब जैसे हम कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज में जाएगी तो मिस्टर राजा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पोजीशन में यहाँ थे। जैसे हम लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स होता है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्रेडिटर्स को पेमेंट करता है असेट्स को रियलाइज करके, वो एक सीक्वेंस में करता है, जिसमें कि फर्स्ट हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स आते हैं, देन हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। अब जैसे मिस्टर राजा को उन्होंने एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी दे दी तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से सिक्योर क्रेडिटर बन गए। बेसिकली वो उनका दर्जा चेंज होगा, वो एक लेवल अप हो गए। तो जो मिस्टर राजा हैं इनको एक प्रेफरेंस मिल गया। क्या ये ट्रांजेक्शन आपकी नज़रों में वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है ट्रांजेक्शन। इसलिए इन ट्रांजेक्शन्स को हमने पकड़ते हैं, इन ट्रांजेक्शन को पकड़ के हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिवर्स कराता है। इन ट्रांजेक्शन को, अब देखो टाइम लिमिट क्या है, लुक बैक पीरियड क्या है, टाइम लिमिट क्या है इन ट्रांजेक्शन को देखने की। जैसे हमारा इंश्योरेंसी कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 2024 है, तो हम कितने पुराने पीरियड की ऐसी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को चेक करें, उसके लिए हम देखते हैं लुक बैक पीरियड। देखो लुक बैक पीरियड होता है जो हमारा सॉरी, लुक बैक पीरियड हम रिलेटेड पार्टी के केस में देखेंगे 2 साल, पिछले 2 सालों में देखेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पिछले 2 साल, मतलब 1 जनवरी 2014 है तो 1 जनवरी 2022 तक हम जाकर देखेंगे कि कोई इस पीरियड के दौरान कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई है। रिलेटेड पार्टी के केस में हम 2 साल का टाइम पीरियड, और अदर कोई भी पार्टी, रिलेटेड पार्टी कौन सी, जो जेट एयरवेज की रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर की, अदर केस में हम देखेंगे वो टाइम लिमिट है 1 ईयर की। अदर केस में जो टाइम लिमिट होती है वो 1 ईयर की होती है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। देखो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लेकिन कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को हमारा जो IBC कोड है उसमें भी एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है। वो ट्रांजेक्शन कौन सी है? जैसे जेट एयरवेज है, उसने मिस्टर राजा से 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया, जो जेट एयरवेज ने उसने सिक्योरिटी दे दी मिस्टर राजा को। जो सिक्योरिटी दी है वो अपनी 50 करोड़ रुपीस की दी है। अपनी जो सिक्योरिटी दी है एयरक्राफ्ट की, वो किस लिए दी है? वो दी है फॉर द न्यू लोन,
न्यू लोन के लिए सिक्योरिटी दी, मतलब कहने का मतलब क्या है, मिस्टर राजा से उसने 100 करोड़ का लोन ले रखा था जो कि अनसिक्योर्ड था। अब जो मिस्टर राजा है उसने एक 50 करोड़ का लोन और लिया, जेट एयरवेज ने 50 करोड़ का लोन और लिया मिस्टर राजा से। अब उसके बिहाफ में उन्होंने सिक्योरिटी दी। अब ये सिक्योरिटी वैलिड मानी जाएगी। ये सिक्योरिटी वैलिड क्यों मानी जाएगी? क्योंकि आपने 100 करोड़ के लोन के बिहाफ में सिक्योरिटी नहीं दी, आपने नया फ्रेश लोन उनसे लिया है, इसलिए आपने सिक्योरिटी दी है। देन ये जो हमारी सिक्योरिटी है इसको ओके मानेंगे हम, ये ओके। और जो ये सिक्योरिटी का आपने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया आपका इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी मैंने जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक ये कॉमन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जो कि नेशनल गवर्नेंस स्कीम होती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आपने 30 दिनों के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को भी इन्फॉर्म कर दिया है देन आपका ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो सिक्योरिटी दी है वो फ्रेश लोन के लिए दी है, ना कि पुराने लोन के लिए दी है। फिर अब हम बात करते हैं, अब जैसा कि हमारा प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, तो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे हो रही है तो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है। अब जब भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो फिर हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर जो भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करता है तो वो जाता है हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि एजुकेटिंग अथॉरिटी भैया देखो कि ये सारी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही हैं और ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन को आप इनको रिवर्स कराइए। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अब कौन कौन से पावर होते हैं वो पावर हम देखेंगे। ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या क्या पास करा सकती है। देखो ऑर्डर क्या क्या होते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के, इसको समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जेट एयरवेज ने लोन लिया एसबीआई से 100 करोड़ रुपए का। अब जो 100 करोड़ रुपए का लोन दिया था उसके गारंटर खुद मिस्टर नरेश गोयल जी थे। अब नरेश गोयल जी थे तो नरेश गोयल जी को पता चला कि कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा सकती है, इसलिए उन्होंने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही अपने आप को एक असेट ट्रांसफर कर ली। जेट एयरवेज से एक असेट ले ली चुपके से 50 करोड़ रुपए की, जिससे कि जो एसबीआई के लोन का डिफॉल्ट भी होगा, जेट एयरवेज उसके लोन का डिफॉल्ट करेगा तो नरेश गोयल को जैसे 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तो उसके पास एक बेस होगा, एक उसके पास सिक्योरिटी होगी, जो कि आप ये देख रहे हैं कि एक इनवैलिड ट्रांजैक्शन है। अब ऐसे केस में जो नरेश गोयल जी को जो प्रेफरेंस दिया गया है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो ये असेट दी गई है नरेश गोयल को उससे वापस ले ले, या तो इस असेट को वापस ले ली और जो रिटर्न अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी जो भी जेट एयरवेज ने नरेश गोयल को असेट ट्रांसफर करिए एयरक्राफ्ट ट्रांसफर करा है वो इनवैलिड है, इसलिए नरेश गोयल जी को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। दूसरा केस ये बन सकता है कि नरेश गोयल जी ने तो वो एयरक्राफ्ट बेच दिया 50 करोड़ रुपए का और किसी और को बेच दिया। अब जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर पास कर सकती है जो 50 करोड़ रुपए नरेश गोयल जी ने उस असेट को बेच के लिए तो वो कंपनी में उसे को दोबारा वापस करें, उस 50 करोड़ रुपए को कंपनी को दें, जेट एयरवेज को दें, कॉर्पोरेट डेटर को दें। ऐसे ही और क्या ऑर्डर पास कर सकती है। जेट एयरवेज ने लोन लिया था हमारे मिस्टर राजा से, जो पहला एग्जांपल था। मिस्टर राजा के लोन का जेट एयरवेज ने डिफॉल्ट किया और फिर जेट एयरवेज ने मिस्टर राजा को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। तो जो हमारा जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि जैसे कि मिस्टर राजा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे हमारे, अब तुमने उनको सिक्योर बना दिया है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके ये कह सकती है कि जो मिस्टर राजा पहले जिनका स्टेटस अनसिक्योर था अब भी उनका स्टेटस अनसिक्योर्ड ही रहेगा। बेसिकली उनसे जो सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी छीन लेंगे, वापस ले लेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, जेट एयरवेज ने लोन लिया एसबीआई से, एसबीआई के गारंटर थे नरेश गोयल जी। जेट एयरवेज ने तो जेट एयरवेज ने क्या किया, जो गारंटर थे नरेश गोयल जी, तो नरेश गोयल को क्या किया कि एसबीआई का गारंटर हटा दिया। मतलब एक तरीके से जो नरेश गोयल ने एसबीआई को गारंटी दी थी अब नरेश गोयल जी पीछे हट रहे हैं। अब ये कंडीशन कब की है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की कंडीशन है कि नरेश गोयल जी ने अपनी गारंटी विड्रॉ कर ली एसबीआई से, क्योंकि नरेश गोयल जी को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी गारंटी विड्रॉ कर ली। अब ऐसे केस में एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके ये कह सकता है कि नरेश गोयल जी आपने अपनी गारंटी विड्रॉ करी थी वो वैलिड नहीं है, इसलिए आपको जो एसबीआई का गारंटर माना जाएगा। बेसिकली जो नरेश गोयल जी अपनी गारंटी विड्रॉ करके बैठे थे, ऐसा हम इस ट्रांजेक्शन को इस इवेंट को हम अंडू कर देंगे, मतलब एक तरीके से रिवर्स कर देंगे इसको कि भैया जो आपने अपनी गारंटी विड्रॉ करी थी इसको हम वैलिड नहीं मानते, आप अब भी कंटिन्यू रहेंगे एसबीआई के गारंटर। और बहुत सारे ऑर्डर हैं जो हमारी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो पास कर सकती है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कॉर्पोरेट डेटर की उसको छीन सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया जेट एयरवेज ने उसको लोन दिया था एसबीआई को,
और एसबीआई की गारंटी नरेश गोयल जी को एक असेट ट्रांसफर करती थी, उस असेट को छीन सकती है। उस असेट को बेच के अगर नरेश गोयल जी ने कोई भी रियलाइजेशन कर दिया है, उस रियलाइजेशन अमाउंट को ले सकती है वो। कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कराया है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, तो उसको भी विड्रॉ कर सकती है। कोई भी सिक्योरिटी दे दी है जेट एयरवेज ने, जैसे मिस्टर राजा को सिक्योरिटी दे दी, उसको विड्रॉ करवा लेगी। अब एक्सेप्शन ऑफ द ऑर्डर, मतलब एजुकेटिंग ऑथोरिटी कौन इन केसों में, एजुकेटिंग ऑथोरिटी का जो ऑर्डर है वो काम नहीं करेगा। मतलब इन बेसिकली ऑर्डर एजुकेटिंग ऑथोरिटी जो है इन केसेस में अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जैसे नरेश गोयल जी ने नरेश गोयल जी ने जेट एयरवेज को 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया। जेट एयरवेज ने उनको एयरक्राफ्ट दे दिया 100 करोड़ रुपए का एज अ सिक्योरिटी। नरेश गोयल जी ने क्या किया, उस एयरक्राफ्ट को बेच के मिस्टर राहुल को सोल्ड कर दिया। वो एयरक्राफ्ट 50 CR का, 50 करोड़ रुपए का। अब केस क्या बना अब एजुकेटिंग ऑथोरिटी चाहती है जो मिस्टर राहुल है उनसे उस एयरक्राफ्ट को विड्रॉ कर लें। क्या मिस्टर राहुल से वो एयरक्राफ्ट विड्रॉ होना चाहिए, जबकि मिस्टर राहुल ने तो वो एयरक्राफ्ट गुड फेथ में एक्वायर किया है। अब देखो इसीलिए ही हमारा आईबीसी कोड में प्रोविजन डाला, और नरेश गोयल जी उस असेट को जो इनवैलिडली उन पर ट्रांसफर हुई है गुड फेथ में किसी और बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, देन जो मिस्टर राहुल है वो इस चीज़ के लिए राइबल नहीं है कि वो उस एयरक्राफ्ट को रिटर्न करें टू द जेट एयरवेज। अब ये भी हो सकता है कि मिस्टर राहुल उस एयरक्राफ्ट को मिस्टर माहुल को बेच दें, सेल कर दें उसको 50 CR को। अब जो क्या क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या जो वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर पास कर सकती है कि राहुल ने जो सेल प्रोसीड करी है वो जेट एयरवेज को रेमिट करनी पड़ेंगी? नहीं, क्योंकि जो मिस्टर राहुल है इस केस में उसने जो भी जेट एयर जो भी अपनी सेल करी है वो गुड फेथ में करी है। बेसिकली इसने जो एयरक्राफ्ट एक्वायर किया था वो भी गुड फेथ में किया है और सेल भी गुड फेथ में करी है। इसलिए जो एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है वो मिस्टर राहुल पे वैलिड नहीं, अप्लाई नहीं होगा। इस केस का भी एक एक्सेप्शन है, हम कब मानेंगे कि मिस्टर राहुल गुड फेथ में है। वो चीज़ तो हमको आईबीसी कोड ने बताई नहीं, लेकिन ये चीज़ हमको बताई है कि हम इन कंडीशनों में ये मानेंगे कि मिस्टर राहुल का जो मोटिव था वो गुड फेथ में नहीं है। अगर उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि सीआईआरपी प्रोसेस कंपनी का चल रहा है, मतलब जेट एयरवेज का सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है। जब भी आपने 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में खरीद कैसे लिया, जब आपको पता थी कि सीआईआरपी का प्रोसेस चल रहा है। अब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है मिस्टर राहुल के पास, तो हम मानेंगे आपने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हुए बताया, अगर अंडर सेक्शन 15 में पब्लिक नोटिस इशू होता है, जो हमारा आईआरपी होता है जो 3 दिनों का पब्लिक नोटिस देता है, अगर वो पब्लिक नोटिस दे चुका है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो मिस्टर राहुल है आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी सीआईआरपी प्रोसेस की, और फिर ही आपने अगर एक्वायर किया एयरक्राफ्ट तो आपने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया है। दूसरा केस है कि अगर जो मिस्टर राहुल है वो रिलेटेड पार्टी है, या तो जेट एयरवेज के या नरेश गोयल के, अगर इनके रिलेटेड पार्टी है तब भी हम कहेंगे कि आपने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया है। इसलिए जो भी सेल प्रोसीड्स होंगी या फिर एयरक्राफ्ट है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके कॉर्पोरेट डेटा को रिटर्न करा सकती है। अब एक केस स्टडी ये बनी कि जैसे हम लुक बैक पीरियड देखते हैं पिछले 2 साल का इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से फॉर द रिलेटेड पार्टी, या 1 साल का देखते हैं फॉर अदर पार्टी के लिए, क्या हम 2 साल से ज्यादा का भी पीरियड देख सकते हैं? केस ये हुआ था, केस का नाम था हमारा नारायणजन शर्मा वर्सेस अजट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का। ये केस था, इसमें क्या हुआ था, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था उसने देखा था जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट थी 1 जनवरी 2005 की, तो उससे 1 साल पहले जाते हैं अदर के केस में, तो वो गया था 1 जनवरी 2004 तक। उसने देखा कि कंपनी में कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, बट उसने देखा कि 1 दिसंबर 2002 को एक ट्रांजेक्शन हो रही है जो कि प्रेफरेंशियल नेचर की है। बेसिकली डिफरेंस क्या था कि 1 साल 10 दिन का उसमें ये था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कह रहा था कि 1 साल 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, वह एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया कि भैया एजुकेटिंग अथॉरिटी ये ट्रांजेक्शन हुई है, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। लेकिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जो लुक बैक पीरियड में जो टाइम लिमिट दी गई है हम उस स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करेंगे, मतलब 2 साल और 1 साल। हम 10 दिन को काउंट नहीं कर, 10 दिन के लिए हम उसको रीओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा आईबीसी कोड है उसमें लिमिट हमको दे रखी है 1 साल की दे रखी है। इसलिए जो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया था कि हम उस लिमिट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लुक बैक पीरियड है हम पिछले 2 साल का ही देखेंगे रिलेटेड पार्टी के केस में, और 1 साल का ही देखेंगे अदर के केस में।
अब हम बात करते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की। देखो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या ट्रांजेक्शन्स होती है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जेट एयरवेज ने एक एयरक्राफ्ट था उसका 100 करोड़ रुपए का, वो गिफ्ट कर दिया मिस्टर रोहन को बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले। क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है आपकी नज़र में? बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जेट एयरवेज करता है देन ऑफिशियल लिक्विडेटर की ये ड्यूटी बनती है रिलेटेड पार्टी के केस में वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले 2 साल तक के ऐसी ट्रांजैक्शन देखे, और अदर के केस में 1 साल की। बेसिकली वही टाइम पीरियड है, वही लिक्विड पीरियड है कि रिलेटेड पार्टी के केस में इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले 2 साल की ट्रांजैक्शन देखेगा, पिछले 2 साल की, और अदर के केस में पिछले 1 साल की वो ट्रांजैक्शन देखेगा कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, या तो उसने कोई भी अपना एयरक्राफ्ट किसी को गिफ्ट कर दिया है, या फिर 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में ही दे दिया, सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन में दे दिया। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी ऐसी अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ऐसी ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई है पिछले सालों में, इन ट्रांजैक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए। या फिर किसी भी बंदे को गिफ्ट कर दिया है कोई भी एसेट, या फिर सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन में कोई भी एसेट ट्रांसफर की गई है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर ने देखा कि ऐसी ट्रांजैक्शन कंपनी में हो रही है पिछले 1 साल में, फिर भी जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा रहा है, तो क्योंकि उसको पता है कि अगर वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा काफ़ी सारी झमेले वगैरह होंगे, उन सब से बचने के लिए वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा। लेकिन अगर इसी केस में कोई भी कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर का कोई मेंबर या क्रेडिटर अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील लेके चले जाता है कि भैया कंपनी में ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है और आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर आपको ये सारी चीज़ें बता नहीं रहा है, देन एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो भी अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई है वो रिवर्स कराई जाएंगी। प्लस में वो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे बोर्ड के पास कर देगी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, जो कि उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा उनको इनिशिएट करा देगा। इस केस में ही वही ऑर्डर पास करेंगे जैसे कि जो भी है प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह करिए एयरक्राफ्ट, जैसे मिस्टर राहुल को गिफ्ट कर दिया तो उस एयरक्राफ्ट को वापस ले लेंगे, रिवर्स करा देंगे। या फिर उसने उसको बेच कर कोई भी पैसा वगैरह कमा पैसा, जैसे कि 50 करोड़ का एयरक्राफ्ट उसने 40 करोड़ में बेच दिया तो फिर जो भी रियलाइजेशन अमाउंट है उसको उससे रिकवर करेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको भी उससे रिकवर करेंगे। वही सारे ऑर्डर जो हमने पहले देखे थे वही सारे ऑर्डर आपके पास कर देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब तीसरे नंबर पे आ जाए हमारी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन। देखो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो ट्रांजैक्शन जैसे कि अंडर वैल्यूड होनी एसेंशियल है, जो ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यूड है और विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड के लिए जो एंटर करी गई है। जैसे कि जेट एयरवेज ने लोन लिया एसबीआई से, और एसबीआई की लोन की जो सिक्योरिटी थी वो जेट एयरवेज का एक एयरक्राफ्ट था जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए थी। जेट एयरवेज को लगा, और नरेश गोयल जी को पहले ही पता चल गया था कि कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही है, लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा सकती है, इसलिए इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही उन्होंने क्या किया, जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी था उसको फ्रॉड के इंटेंशन से बेच दिया। फ्रॉड करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो एयरक्राफ्ट रखा तो एसबीआई की सिक्योरिटी था लेकिन वो ट्रांसफर कर दिया मिस्टर राहुल को। अब मिस्टर राहुल को जैसे ही उन्होंने वो एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया, तो आप देख रहे हैं जो ये ट्रांजैक्शन है वो अंडर वैल्यूड है। 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में क्या ट्रांसफर है, सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन भी है। प्लस में जो नरेश गोयल का या जेट एयरवेज का वो था, वो फ्रॉड करना था, इंटेंशन उसका फ्रॉड था। बेसिकली अगर अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड है देन ओनली वो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब जैसे कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करा देगा। प्लस में रिवर्स कराने के बाद ये ऐसे ऑर्डर पास कर देगा, कोई भी अगर सेल प्रोसीड्स है जैसे कि मिस्टर राहुल ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिस्टर सोहेल को फर्दर सेल कर दी, तो उसकी जो नेट प्रोसीडिंग्स है उनको भी रिवर्स करा देगा, तो उनको भी आपको जेट एयरवेज को देना पड़ेगा। बट एक्सेप्शन क्या आता है, अगर मिस्टर राहुल ने वो एयरक्राफ्ट आपका गुड फेथ में खरीदा है, जैसे 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में मिस्टर राहुल ने खरीदा, लेकिन इन गुड फेथ में खरीदा। गुड फेथ में खरीदा कहने का मतलब यह है कि मिस्टर राहुल को कोई भी जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई भी नौबत आ सकती है, कंपनी है हमको कुछ पता नहीं है, उसने गुड फेथ में खरीदा है। देन उस केस में जो मिस्टर राहुल है उनके पास जो ओनरशिप रहेगी वो वैलिड रहेगी। उस केस में एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होगा, मतलब मिस्टर राहुल से वो ना तो एयरक्राफ्ट वापस ले सकती है, ना ही कुछ उसके अगेंस्ट कर सकती है। बेसिकली गुड फेथ की कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। एग्जॉस्टनेट ट्रांजैक्शन की बात करी थी मैंने, एग्जॉस्टनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जॉस्टनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? एग्जॉस्टनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है जैसे कि आप इमेजिन करिए जेट एयरवेज ने लोन लिया नरेश गोयल जी से 100 करोड़ रुपए का। अब देखो नरेश गोयल जी से लोन लिया किस टर्म से है कि 60% का आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे
जेट एयरवेज 60% का इंटरेस्ट देगा नरेश गोयल जी को। आपको देखने में ही लग रहा होगा 100 करोड़ का तुम लोन ले रहे हो, 60% का इंटरेस्ट कहीं होता भी है, साफ साफ पता चल रहा है कि एग्जॉस्टेड का ट्रांजेक्शन है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इनवैलिड ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कुछ भी अनाप शनाप लिखा रहता है उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड का ट्रांजेक्शन। एग्जॉस्टेड का ट्रांजेक्शन की जो लुकबैक पीरियड होता है वो 2 ईयर्स होता है फॉर ऑल, क्या वो रिलेटेड पार्टी हो या ना हो। हम ऐसी ट्रांजेक्शन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 2 साल पहले तक देखेंगे। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है देन एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी ऑर्डर पास करके इन ट्रांजेक्शन को रिवर्स करा देगी। अब इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जेट एयरवेज ने लोन लिया एनबीएफसी से, एनबीएफसी से लोन लिया, लेकिन उस लोन का जो इंटरेस्ट था वो 50% था, सिर्फ 50% था। ये ट्रांजेक्शन वैलिड होगी क्योंकि एक तो वो जो एनबीएफसी है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर उसने जो लोन दिया है वो इन कंप्लायंस विद द लॉ लिया है, इन कंप्लायंस विद द लॉ दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर जेट एयरवेज लोन लेता है एनबीएफसी वगैरह से, इनसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से, और जो लोन की इंटरेस्ट है वो हमारी इन कंप्लायंस विद द लॉ है, जो आरबीआई ने हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है उसी के अंदर है, और कोई भी जो प्रोविजन है ऑफ लॉ उसको वॉयलेट नहीं करती है, देन ओनली वो ट्रांजेक्शन हमारी वैलिड मानी जाएगी और एग्जॉस्टेड कैश ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी, उसको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑर्डर पास करके रिवर्स नहीं करा सकती। तो ये सारी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दी। एक बार आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन थी। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि जो हमारा जेट एयरवेज था उसने किसी को प्रेफरेंस देने के चक्कर में वो ऐसी ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी। इनका जो लुकबैक पीरियड था वो 2 साल था रिलेटेड पार्टीज के लिए और 1 साल था अदर्स के लिए। और अब फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या थी? 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट या तो तुमने किसी को गिफ्ट कर दिया, या फिर क्या किया तुमने 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में दे दिया, सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन में सेल कर दिया, उस ट्रांजेक्शन को अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसका भी लुकबैक पीरियड 2 साल है, रिलेटेड पार्टी के लिए 1 साल है, अदर्स के लिए। फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन क्या होती है? बेसिकली जो ट्रांजेक्शन आपकी अंडर वैल्यूड होती है और विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड करने के लिए जो ट्रांजेक्शन एंटर होती है वो उनको ट्रांजेक्शन बोलते हैं हम डिफ्रॉड, वो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। फिर एग्जॉस्टेड कैश ट्रांजेक्शन। एग्जॉस्टेड कैश ट्रांजेक्शन वो होती है जिसको आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन तो साफ साफ कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ है इन ट्रांजेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि जेट एयरवेज ने लोन लिया हमारे नरेश गोयल जी से 60% इंटरेस्ट पे, आपको साफ साफ पता चल रहा है 60% का ब्याज दर कहीं है ही नहीं, ये हमारा अनाप शनाप कुछ भी लिखा हुआ है, इसलिए हमारी एग्जॉस्टेड कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन था। अगर जेट एयरवेज ने एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से लोन लिया है जिसकी इंटरेस्ट रेट विद इन द प्रोविजन ऑफ विद इन द कंप्लाइंस विद द लॉ है, इन कंप्लाइंस विद द लॉ है, देन वो ट्रांजेक्शन एग्जॉस्टेड कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी। और एग्जॉस्टेड कैश ट्रांजेक्शन का लुकबैक पीरियड होगा वो 2 साल होगा फॉर ऑल रिलेटेड पार्टीज के लिए भी और अदर्स के लिए भी। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर टुडे सेशन। कंटिन्यू करते हैं फिर हम कल अपने लेक्चर नंबर 6 में। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपका जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो आपके 2 और 3 लेक्चर्स, लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं फिर कल।